जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपने के अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, एनसीईआरटी की सीरीज को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री पॉलिटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 की हम लोग ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हो तो आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इन सारी पीडीएफ को ले सकते हो। आपको मैसेज करने के बाद एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इस ग्रुप में आपको एनसीईआरटी पीडीएफ प्लस 8100 के लगभग एमसीक्यू तैयार किए जा रहे हैं, उनकी पीडीएफ, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, प्लस करंट अफेयर में जो भी टॉपिक आते चलते हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ दे दी जाएगी, प्लस स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी आपको यहाँ दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर। पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसमें हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है पर्यावरण। फर्स्ट चैप्टर जो है इसका नाम है पर्यावरण। तो देखिए, पर्यावरण का मतलब पहले समझिए। पर्यावरण शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि जो अर्थ वर्ड है इसका अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर वह जो आवरण है, जो आवरण वर्ड है, इसका अर्थ होता है घेरे होना। क्या होता है? किसी भी चीज को घेरे होना, घेरे होना। तो देखिए, अर्थात हम लोग कह सकते हैं हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर जो कुछ भी दृश्यमान यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, एवं अदृश्य यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि वायु हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य वही पर्यावरण है। यानी हमारे आसपास जो भी चारों ओर दृश्यमान हो, जो दिखाई दे रहा है या जो नहीं दिखाई दे रहा, वो सब कुछ क्या है? पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन समझे तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे के के हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, प्रकाश, वायु, मिट्टी आदि तत्व है, वही हमारा पर्यावरण है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है? ये सब कुछ हमारा पर्यावरण है। ये मैंने अलग से ली थी, बुक की डेफिनेशन नहीं थी, अलग से आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया था। अब थोड़ा सा देखिए बुक में क्या दे रखा है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर सकता है? देखिए, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि को कारखाने का निर्माण होता है। ये क्या हो रहा है? पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक में पर्यावरण क्या करता है? परिवर्तन करता है। अब देखिए, इसके घटक पूछ लिए जाते हैं, तो इसके घटक है मानव निर्मित और प्राकृतिक। कुछ है मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो देखिए, प्राकृतिक देखें हम तो वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये सब क्या हो जाएंगे? ये प्राकृतिक हो जाएंगे। जैसे कि महासागर हमारे, अब मानव महासागर किस में आ जाएंगे? प्राकृतिक में आ जाएंगे। वहीं आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है ताल, तो ताल जो हो मानव निर्मित में आ जाएगा। ताल किस में आता है? मानव निर्मित में आ जाता है। इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन दोनों ऑप्शंस का। ये दोनों ऑप्शन कई बार पूछे गए हैं कि मानव निर्मित है या आपका प्राकृतिक है। तो देखिए, मानव निर्मित क्या हो सकते हैं? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सभी क्या है? ये मानव निर्मित है। वहीं प्राकृतिक की बात करें, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, है ना, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके ये आ जाएंगे आपके प्राकृतिक घटक में। तो पर्यावरण के घटक मानव निर्मित, प्राकृतिक, याद रखिएगा। और मानव में क्या आ जाएगा? व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब मानव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए, एक और डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। कैसी?
जीवीय यानी जैविक और अजैविक हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जो एग्जाम में दे दिया जाता है। जबकि मानवीय पर्यावरण में क्या है, मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा की गई रचनाएं शामिल हैं। अब देखिए जीवीय में क्या आ सकता है, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु। इसमें सबसे ज्यादा याद रखना वो पादप, आपको याद रखना वो किस में आता है, जीवीय में आ जाएंगे। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे कि स्थल, अजीवीय में क्या आ जाएगा, निर्जीव पदार्थों का जैसे कि स्थल। अब देखिए पर्यावरण का एक और चीज पूछ ली जाती है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति ये कहां से हुई है, ये फ्रेंच शब्द से हुई है, इन्वायरोनेट से हुई है या इन्वायरोनेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। और किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, वैसे डिटेल में मेन चीज वही थी जो मैं आपको बता कर आया हूं, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मैंने बताया था प्राकृतिक पर्यावरण, आपको मैंने बता दिया था जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सभी किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक में। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या करते हैं, ये मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्थलमंडल पढ़ा चुका हूं, जलमंडल में 6th क्लास में पढ़ा चुका हूं, वायुमंडल में आपको 6th क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी, यहां से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है या कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है, यह किससे बना है, चट्टानों एवं खनिजों से बना है, एवं मिट्टी की परत से ढका होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल क्या है, अब स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव निर्मित वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। खनिज की बात की जाए तो खनिज संपदा का एक स्रोत क्या है, स्थल मंडल है। खनिज क्या है, खनिज संपदा का एक स्रोत, आप याद रखिएगा। तो देखिए यहां देख लेते हैं हम, ये जलमंडल, ये वायुमंडल, ये जलमंडल, ये स्थलमंडल, ये क्या हो जाएगा, स्थलमंडल हो जाएगा। आप लोग इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, जलमंडल को अच्छे से आप इस फिगर को देख लीजिए, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए अब जलमंडल पढ़ लेते हैं हम लोग, जलमंडल क्या है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। याद रखिएगा यहां से एमसीक्यू बनेंगे, अभी ध्यान से पढ़िएगा, एमसीक्यू बनेंगे, फिलअप्स भी बनेंगे यहां से। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और दूसरे नंबर पर 21% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, याद रखिएगा, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। वायुमंडल में क्या क्या मिलता है, गैस मिलती है, धूलकण मिलते हैं एवं जलवाष्प उपस्थित रहता है। क्वेश्चन यहां से बन जाता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। कौन कौन मिलकर, जीव जंतु एवं पादप मिलकर, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, जैव मंडल का निर्माण
करते हैं। जयमंडल कह लीजिए या सजीव मंडल आप लोग कह सकते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या क्या मिलकर देखिए, स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, क्योंकि इनमें से अगर एक भी चीज आपके पास नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टेबल टैब बनी होती हैं एनसीईआरटी में, वहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, मैंने उनको यहाँ पर नोट कर दिया है। इससे पहले अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, इसमें नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम पारतंत्र। क्या पढ़ लेते हैं? पारतंत्र पढ़ लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। किसके द्वारा? पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा। किसके द्वारा? पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा। अब देखिए, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हालांकि इतना कॉमन क्वेश्चन हो चुका है कि शायद मुझे नहीं लगता अब ये कहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला जो दिन पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून आपको याद रखना है, 5 जून को मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। मान लीजिए आपको गेहूं लेने हैं, चने की, आप किसी के पास चने हैं, आप उसे गेहूं दीजिए, चने लीजिए, तो ये वस्तु विनिमय हो गया। इसमें बिना धन के वस्तु की अदला बदली हो जाती है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय एक दूसरे पर आश्रित रहे जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारतंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासित स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारतंत्र हो सकता है। ये पूछ लिया था, मैं तो ये कह रहा हूं छोटे से एक बूंद का भी पारतंत्र हो सकता है, बारिश की एक बूंद का भी, एक जल की एक बूंद का भी पारतंत्र हो सकता है। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया बहुत बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग मेरी इसको सॉल्व कराने में हेल्प कराइएगा, क्योंकि आप लोग इस चैप्टर को मैं समझता हूँ अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप 9808347403 पर मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा जैसे। तो देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारतंत्र नहीं है? मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक नहीं है, देखिए मरुस्थल, ताल और वन। तो देखिए, मरुस्थल मानव निर्मित नहीं हो सकता, पॉसिबल है ही नहीं, और वन भी मानव निर्मित नहीं हो सकता। तो यहां बचता है ताल। हमसे क्या पूछा गया है? कौन सा प्राकृतिक पारतंत्र नहीं है? नहीं वाले में ध्यान से करने हैं। जब प्राकृतिक नहीं है तो कैसा होगा? मानव निर्मित होगा। कैसा होगा? मानव निर्मित होगा। तो ताल जो है ये मानव निर्मित होता है। ताल कैसा होता है? मानव निर्मित होता है। यहां महासागर होता तो महासागर कैसा हो जाता? प्राकृतिक हो जाता। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? यहां भी देखिए नहीं लगा के पूछा गया है, यहां नहीं आ जाए बड़ी सावधानी से हमें सॉल्व करना है। मानव निर्मित नहीं है, जब मानव निर्मित नहीं है तो कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक। तो देखिए, धर्म हम लोगों ने बनाया, हमारे द्वारा बनाया हुआ धर्म, मैंने बताया भी था किस में आ जाएगा? मानव निर्मित में आ जाएगा। समुदाय हम लोगों के द्वारा बनाया गया, लेकिन स्थल हम लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, ये प्राकृतिक है। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? यहां नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव पूछा गया है। मानव निर्मित कौन सा है? या पहाड़ मनुष्य ने बनाए हैं, या समुद्र बनाए हैं, या सड़क? तो किसका करेक्ट आंसर? रोड यानी कि सड़क मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर
आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इसका, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए खतरा क्या है इनमें से? पादप में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल में वृद्धि? तो देखिए यहाँ पर खतरा पूछा गया है, तो पेड़ पौधे या पादप में वृद्धि ये प्रकृति के लिए खतरा बिल्कुल नहीं हो सकता। फसल वृद्धि ये भी खतरा नहीं हो सकता, लेकिन जनसंख्या वृद्धि क्या है आपका? पर्यावरण के लिए खतरा है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? पर्यावरण का खतरा है पर्यावरण के लिए। अब देख लेते हैं इसमें मैचिंग है। 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन है और 6 यहाँ पर ऑप्शन है। इन्होंने फंसाने का काम कर रखा है, बट अगर हमने चैप्टर को अच्छे से कर रखा है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले है जैवमंडल। हम लोगों ने जैवमंडल क्या पढ़ा था? जैवमंडल क्या होता है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, ये नहीं होगा। जलीय क्षेत्र का जैवमंडल से कोई संबंध नहीं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। हमारे आसपास का क्षेत्र, ये पर्यावरण बताया था मैंने। जीवों एवं उनके परिवेश का संबंध ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं। अब देखिए वायुमंडल। वायुमंडल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी को घेरने वाली चादर, पृथ्वी को घेरने वाली चादर। तो देखिए जैवमंडल मैच करेगा फिफ्थ से, और वायुमंडल मैच कर जाएगा हमारा पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर से। अब है जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? जलीय क्षेत्र। मैंने बताया था आपको, भाई ध्यान से पढ़िए, यहां से एमसीक्यू बनेंगे। जलमंडल किससे मैच करेगा? जलीय क्षेत्र से मैच कर जाएगा। पर्यावरण किससे मैच करेगा? देखिए पर्यावरण गुरुत्वाकर्षण ये दोनों हो गए, इससे मैच करेगा नहीं, इससे मैच करेगा नहीं। पर्यावरण हमारा मैच कर जाएगा 4 का, मैच करेगा 4 से। तो मैं शुरुआत से लिख देता हूं यहाँ पर। का जो मैच आंसर होगा, आंसर है ये हमारे का जो मैच कर रहा है, ये कर रहा है 5th से। का जो मैच कर रहा है हमारा, ये कर रहा है 1st से। ग जो मैच कर रहा है हमारा, ग ऑप्शन ये कर रहा है 2nd से। और घ जो ऑप्शन है हमारा, ये मैच कर रहा है 4th से। इस तरीके से हमारे चारों के आंसर यहाँ पर बन जाते हैं। एमसीक्यू भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। ध्यान से पढ़ेगा, एक दो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है। पृथ्वी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ये पृथ्वी के अंदर की बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं विजिबिलिटी। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक भाग देखिए। पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ पर फिगर है, फिगर से आप लोग याद रखिएगा, फिगर से आप लोग आराम से पहचान लोगे। ऊपर वाला भाग परपटी, फिर स्थल मंडल, मेंटल, क्रोड है ना, बाह्य मंडल, बाह्य और आंतरिक क्रोड, कोड है ना, इनको याद रखिएगा थोड़ा सा। इस फिगर को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान से समझ जाओगे। थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग फिगर से भी इसको इजीली देख पाओगे। दोनों तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना। फिगर पहले थ्योरी पढ़िए, फिर फिगर को ध्यान से देखिए, इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक प्याज की तरह पृथ्वी के एक ऊपर संकेंद्री परतों से बना हुआ है। पृथ्वी के ऊपर क्या है? परत बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, ये जो ऊपर की परत है यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हो, इसको परपटी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो परपटी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। कितने तक है? समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका, सिलिका याद रखिएगा, सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं एल्यूमिनियम, इसको सियाल भी कहते हैं हम लोग। क्या कह देते हैं? सियाल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल भी इसको कहा जाता है। एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल या सेल, कुछ भी बोल लीजिए, सियाल बोल लीजिए या सेल भी हम लोग कह सकते हैं, सेल कहा जाता है। से मतलब बन गया सिलिका, तथा एल से बन गया हमारा एल्युमिनियम। एल्मुना क्या बन गया? एल्मुना बन गया, कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। महासागर की क्या होता है?
महासागर की परपटी होती हैं वे किसकी बनी होती हैं? सिलिका तथा मैग्नीशियम की बनी होती हैं, इसलिए इसे सिमे कहा जाता है। इसलिए इसे सिमे कहा जाता है। सी से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम, मैं से मैग्नीशियम, सी से सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। परपटी के ठीक नीचे क्या है? मेंटल है। पृथ्वी परपटी के ठीक नीचे क्या है? मेंटल है। क्या है? मेंटल है, याद रखिएगा। ये रहा मेंटल, परपटी के ठीक नीचे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। कहां तक? 2900 किलोमीटर की गहराई तक गहरा फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो कोर है। सबसे आंतरिक परत कौन सी है? कोर है। देखिए ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये अगर हम ऐसे बात करें पृथ्वी की, या ऐसे बात कर लें, हम लोग ऐसे बात करें, तो सबसे जो आंतरिक परत है इसको क्रोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मान लीजिए इतना पार्ट है, इसे क्रोड़ कहा जाता है। आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ध्यान से आप लोग समझ जाओगे इसमें। आगे देखते हैं। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। त्रिज्या की बात कर रहा है, याद रखिएगा। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। किसकी? निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? निफे कहा जाता है। तथा इसे निफे या नि से बन गया निकल, तथा फे से बन गया फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार यहाँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन गया है कि केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब कैसा होता है? लो होता है, हाई होता है यानी उच्च होता है, या कम होता है ना। इसका इस तरीके से याद रखिएगा। तो इसका तापमान एवं दाब दोनों ही काफी उच्च होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आपकी यहाँ टेबल बनी हुई है, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, याद रखिएगा, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। क्या कहना चाह रहा है ये? पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, कहां तक? पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, पॉसिबल है ही नहीं, आपको समुद्र की सतह पर, कहां पर? समुद्र की सतह पर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। अब देखिए, पृथ्वी के आयतन का केवल, पृथ्वी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, 1% हिस्सा ही परपटी है। कितना? 1% हिस्सा। परपटी कहां पाई जाती है? सबसे ऊपर पाई जाती है। 84% मेंटल है। परपटी के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है? मेंटल पाई जाती है। ये 84% है। एवं 15% हिस्सा क्रोड़ का है। क्रोड़ क्या होता है? सबसे आंतरिक भाग जो होता है पृथ्वी का, वो क्या है? क्रोड़ है। ये कितना है? 15%। याद रखिए, 1% क्या है आपका? परपटी। 1% क्या है? परपटी। 84% क्या है आपका? मेंटल। 84% मेंटल, और बाकी का बचा 15%, ये आपका क्रोड़ है। ये आपका क्या है? क्रोड़ है। यहां से याद रखिएगा। अब देखिए, इग्नियस, ये कुछ वर्ड है, इनको आप देख लीजिए। इग्नियस क्या है? ये कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। इग्निस शब्द लैटिन भाषा से के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। सेंडिमेंट्री, सेंडिमेंट्री क्या है? लैटिन शब्द, लैटिन भाषा के शब्द सेंडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर। जिसका अर्थ क्या है? स्थिर, जिसका अर्थ है। मेटामॉर्फिक, ये कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। बाकी के दोनों कैसे हैं? लैटिन शब्द है। और मेटामॉर्फिक ये ग्रीक शब्द है। ये किससे बना है? मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। जिसका अर्थ क्या होता है? रूप परिवर्तन, जिसका अर्थ होता है। अब देखिए, जीवाश्म क्या होते हैं? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म किसे कहा जाता है? सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेल एवं खनिज पढ़ते हैं हम लोग। सेल और खनिज से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं हमारे। तो देखिए,
पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक क्या पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग के, आकार एवं गठन के हो सकती हैं। सेल क्या हो सकते हैं? विभिन्न रंग एवं आकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आग्नेय जिसे इग्निस सेल कहते हैं, दूसरा अवसादी जिसे सेंडिमेंट्री सेल कहते हैं, एवं कायांतरित जिसे मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। याद रखिएगा, आग्नेय या इग्निस सेल, अवसादी या सेंडिमेंट्री, एवं कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। देखिए अब यहां से देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इसका फिगर भी मैं आपको समझाऊंगा, फिगर भी मैंने आपका यहाँ ले रखा है, आप फिगर के माध्यम से भी देखिए समझने वाले हैं। ये रहा आपका फिगर, ठीक है ना। फिगर के माध्यम से मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। अभी बस थोड़ा सा हम लोग थ्योरी कर ले, फिर फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी। अंतर्वेदी एवं बहिर्वेदी क्या होता है? आग्नेय सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। आग की तरह लाल जो द्रवित मैग्मा होता है वो क्या है? लावा है। जो पृथ्वी के कहां से मिलता है हमें? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब निकल के बाहर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी, मैंने आंतरिक और बाहरी बताए थे, तो कौन सा? बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए देखिए बेसाल्ट, उदाहरण के लिए क्या दे सकते एग्जांपल, ये हमने बेसाल्ट, आप लोग जानते भी हैं, ये पूछ लिया था बेसाल्ट कैसा सेल है, तो आग्नेय। आग्नेय में भी कैसा? बहिर्वेदी। इससे कम क्वेश्चन बनता है, सिर्फ नॉर्मली पूछ लिया, बहिर्वेदी और इनसे क्वेश्चन कम बनता है। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया कि दक्कन का पठार है वो किस प्रकार की सेलों से बना है, तो याद रखिएगा बेसाल्ट सेलों से दक्कन का पठार बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्भेदी, कैसे? अंतर्भेदी, जो अंदर ही ठंडा हो जाता है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ये कैसे लेता है? महीन या छोटे छोटे दानों का रूप लेता है, और ये ले लेता है अंतर्वेदी बड़े बड़े दानों का रूप। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। अंतर्भेदी का याद रखिएगा ग्रेनाइट, बहिर्भेदी का याद रखिएगा बेसाल्ट, दोनों ही आपके आग्निक सेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। वे किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट। बेसाल्ट बहिर्वेदी याद रखिएगा, फिर बहिर्वेदी आग्नेय सेल, ग्रेनाइट आपका अंतर्वेदी आग्नेय सेल, और दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सेल लुढ़ककर, ये कुछ नहीं है ना, सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। वो क्या था? पहला आग्नेय, ये हो गया आपका अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म भी हो सकते हैं। किसमें? आपका याद रखिएगा अवसादी में। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। क्या समझिए? आग्नेय एवं अवसादी सेल
उच्च ताप एवं उच्च दाब, दोनों चीज क्या रहनी चाहिए, उच्च। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कायांतर सेलों में परिवर्तन हो सकते हैं। अभी फिगर हम आगे देखेंगे। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संग्रह में परिवर्तित हो जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तित होती है, स्लेट में, एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। अब देखिए सेल का चक्रीय तरीका जो मैं बता रहा था बार बार, आप इस फिगर से अभी मैं आपको समझाते चलूंगा, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। सेल क्या होता है, चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। आप जानते हैं द्रवित, देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये मैग्मा है, ये क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा होकर ये आग्नेय सेल बन गया। ठंडा होकर क्या बन गया, ये आग्नेय सेल बन गया। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। कैसे का, अब देखिए टुकड़ों में टूटा, ये टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और ये कैसा निर्माण कर दिया, अवसादी सेल का निर्माण कर दिया। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। किसके कारण, ताप और दाब के कारण अवसादी और आग्नेय सेल किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिगर में आप लोग यहां देख सकते हो। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल, ज्यादा ताप और दाब के कारण ये क्या करते हैं, पुनः पिघल जाते हैं। क्या होता है, पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। ये फिर पिघलकर क्या बन गए, मैग्मा बन गए। और ये क्या है, ये प्रोसेस कंटिन्यू आपकी चलती रहती है। मैग्मा किसमें बदल रहा, आग्नेय सेल में। ये टूट गए, टूट फूट कर ये क्या बने, अवसादी सेल बने। ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल बन जाते हैं। ज्यादा ताप और दाब के कारण ये फिर पिघलने लगता है, ये फिर मैग्मा बन जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेल चक्र कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये फिर क्या होता है, आग्नेय सेल में परिवर्तित होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है, इस प्रोसेस को सेल चक्र कहा जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज क्या है, यहां से क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू, आगे देखिएगा। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। निश्चित भौतिक गुणधर्म होगा, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज क्या है, मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका प्रयोग कैसे करते हैं, ईंधन की तरह। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। सोना, यूरेनियम आदि आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा से बने सेल, द्रवित मैग्मा से मैंने आपको बताया था, ये चक्र में आपको पढ़ना पूरा मैंने बताया था कि द्रवित मैग्मा से क्या बनते हैं। द्रवित मैग्मा से मैंने बताया था आग्नेय सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, आग्नेय सेल। और ये टूट फूट कर क्या बन जाते हैं, अवसादी बन जाते हैं। और आग्नेय और अवसादी ताप और दाब के कारण क्या बन जाते हैं, कायांतरित में परिवर्तित हो जाते हैं। और कायांतरित ताप और दाब के कारण क्या बन जाता है, पुनः मैग्मा बन जाता है। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या होते हैं, आग्नेय होते हैं। कैसे होते हैं, आग्नेय होते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी परत की हमसे पूछी गई है। अगर सबसे ऊपरी पूछता तो आंसर परपटी, परपटी के बाद आता है मेंटल, और मेंटल के बाद आता है क्रोड। परपटी कितनी है, 1% है। मेंटल कितनी है, 84% है आपकी। और क्रोड क्या है, 15%। आंसर क्या है, सबसे भीतरी परत हमसे पूछी गई है। सबसे भीतरी परत कौन सी है, क्रोड है। सबसे भीतरी परत क्या है, क्रोड है, याद रखिएगा। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, हम अभी अभी पढ़ कर आ रहे हैं। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं, सेल के हैं, नहीं।
जीवाश्म के हैं, नहीं खनिज के हैं। किसके उदाहरण है ये? खनिज के ही उदाहरण हो जाएंगे। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, ये अवसादी सेल कहे जाते हैं, कायांतरित सेल कहे जाते हैं, या आग्नेय सेल कहे जाते हैं। तो सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं इनको अवसादी सेल कहा जाता है। इनको अवसादी सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसादी सेल कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? पर्पटी, मेंटल या क्रोड। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? पृथ्वी की सबसे पतली परत को पर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत को पर्पटी कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम इसको मैचिंग, इसके मैचिंग हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट है आपका क्रोड। फर्स्ट क्या है? क्रोड किससे मैच करेगा? क्रोड क्या बताया था मैंने आपको? क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है जो 15% होती है। कितनी होती है? 15% होती है। तो क्रोड सबसे भीतरी परत है, यानी कि का जो आंसर मैच करेगा हमारा, का मैच करेगा आपका ऑप्शन नंबर 5 से। का मैच करेगा ऑप्शन नंबर 5 से, आपका का मैच कर जाएगा। खनिज, खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की एक सतह, नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी होता एक, देखिए खनिज का क्या होता है? एक इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो ख जो मैच करेगा ऑप्शन का, ये करेगा ऑप्शन नंबर 4 से। ख मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से। अब देखिए सेल, सेल किससे मैच करेगा? पृथ्वी की तरह सड़क एवं इमारत बनाने के उपयोग होते हैं, सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना होता है, सिलेट में बदलता है, सेल परिवर्तित होने, देखिए तो ये मैच कर जाएगा आपका सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है क्या? सेल। तो ग का मैच करेगा आपका सेकंड, ग मैच करेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से। अब देख लेते हैं हम लोग चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी किस में बदलता है? मैंने पढ़ा कराया था, स्लेट में बदल जाता है। चिकनी मिट्टी किस में बदलता है? स्लेट में बदल जाता है। तो घ का ऑप्शन मैच करेगा 6। अब बचता है हमारे पास सियाल। तो सियाल आप लोग अच्छे से पढ़ कर आए हो, सिलिका एवं एल्युमिनियम का बना होता है। तो चक्का मैच कर जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। चक्का क्या करेगा? थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। इस तरीके से चैप्टर 1 एंड 2 हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी की कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको लेनी है जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।